कहावत है कि शराब जिंदगी बर्बाद कर देती है। एक जिंदगी के बर्बाद होने से कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। घर बर्बाद हो जाते हैं, जीवन की सारी कमाई, घर द्वार, बीवी सब दांव पर लग जाता है। लेकिन शराब का नशा किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं होता और शायद शराब की मनमानी का नतीजा ही है जिसने राजधानी की चुनी हुई सरकार को सलाखों के पीछे करवा दिया। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले नेता कोर्ट के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, लेकिन ये शराब का चक्कर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम इसी मुद्दे को आपके सामने लेकर आए हैं जो पिछले 2 साल से चर्चा का बेजोड़ विषय बना हुआ है। रियल लाइफ की ये सियासी कहानी बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी पर आधारित सी लगती है, जिसमें अपने ही गठबंधन के लोग गिरफ्तारी की मांग करते हैं और जब गिरफ्तारी हो जाती है तो उसी गिरफ्तारी को लेकर सरकार के खिलाफ महारैली में गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। लेकिन रुकिए, हम इस मुद्दे को सियासी न बनाते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस मामले में एक के बाद एक एजेंसियों की लगातार कार्रवाई के साथ नेताओं के जेल जाने के क्रम की और इस गिरफ्तारी के बाद आपके मौजूदा हालात की। आपका मौजूदा हालात क्या है? महीना था नवंबर साल 2021। साल के अंत में दिल्ली की केजरीवाल सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई। इस नई पॉलिसी का नाम था दिल्ली शराब नीति 2021 और 22। इस पॉलिसी के आने के बाद शराब पीने वालों की मौज आ गई। दिल्ली के ठेकों पर 50% की छूट पर धड़ल्ले से पेटियां भर भर कर शराब बेची गई। लेकिन 1 साल होते होते ही फ्री वाली दारू सवालों के घेरे में आ गई। दिल्ली में विपक्षी पार्टियों ने आप सरकार की तरफ से लाई गई इस नीति का विरोध करना शुरू कर दिया। चौतरफा विरोध के बाद दिल्ली सरकार ने इस नई नीति को वापस लिया, लेकिन तब तक खेला हो चुका था और जो रह गया था वो इस पॉलिसी के वापस होते ही शुरू हो गया, जो अब भी जारी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में शराब की बिक्री को मॉडर्न बनाने के मकसद से एक नई एक्साइज पॉलिसी पेश की। हालांकि इस कदम को लोगों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ लोगों ने इसे सही बताया, जबकि कई लोगों ने इसके संभावित लोगों के स्वास्थ्य और जेब पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई। इस बीच पॉलिसी लागू होने के करीब 6 महीने बाद जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल LG विनय कुमार सक्सेना को बताया कि दिल्ली में नीति का उल्लंघन हुआ है, जिन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI से जांच की सिफारिश की। इसके बाद रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिल्ली सरकार की इसी नीति की वजह से सरकारी खजाने को 580 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। साथ ही ये भी कहा गया कि इसके जरिए करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। ईडी का आरोप है कि दिल्ली सरकार की शराब नीति को जानबूझकर इस तरह से बनाया गया है कि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचे। इसमें आप नेताओं पर छूट, लाइसेंस शुल्क माफी और कोविड-19 महामारी के दौरान राहत के बदले में शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी ने आरोप लगाया कि इस घोटाले में शराब के थोक कारोबार को पूरी तरह से निजी कंपनियों के हाथों में दे दिया गया और इससे हर हालात में 12% का निश्चित मार्जिन भी तय किया गया। CBI ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 3 अन्य को निशाना बनाते हुए छापेमारी की। CBI ने अपनी FIR में सिसोदिया समेत 14 अन्य आरोपियों को नामित किया, जिसमें आप संचार प्रभारी विजय नायर भी शामिल थे, जिन्हें सितंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। साथ ही BRS नेता के कविता को भी नई दिल्ली एक्साइज नीति का लाभ लेने के चक्कर में आपके शीर्ष नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मामले में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व CM KCR की बेटी के कविता को फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद किया गया है। बता दें कि पिछले साल दिल्ली शराब नीति घोटाले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया के रूप में हुई। उसके बाद इस साल आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया।
लेकिन 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने संजय को सशर्त जमानत दे दी। तिहाड़ में 6 महीने तक रहने के बाद 3 अप्रैल को संजय सिंह बाहर आ गए, जबकि मामले में आरोपी बनाए गए संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और विजय नायर के बेहद करीबी दिनेश अरोड़ा को शराब नीति घोटाले में मिडिलमैन रहे हैं, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था। साथ ही ये भी कहा था कि ईडी के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत हैं। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 15 अप्रैल को सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने 29 अप्रैल की तारीख दी थी, जिस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने करीब 1 घंटे तक अपनी दलीलें रखी, जिसको सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 3 मई मुकर्रर कर दी। खैर, ये तो हो गई मामले में गिरफ्तारियों की बात, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये नई शराब नीति है क्या, जिसके चक्कर में दिल्ली सरकार लपेटे में आ गई। दरअसल दिल्ली सरकार ने राज्य में जो नई शराब नीति लागू की थी, इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए थे। हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी, मतलब जो ज्यादा पैसा देगा उसे ही शराब का लाइसेंस मिलेगा। जबकि पुरानी शराब नीति में पर्ची के आधार पर ठेके दिए जाते थे, यानी कि जिसे L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देना पड़ता था। वहीं अब नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए तक चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। नई नीति में कहा गया था कि दिल्ली में शराब की कुल दुकानें पहले की तरह 850 ही रहेंगी। दिल्ली की नई शराब बिक्री नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे से खुलने की परमिशन दी गई। लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट भी दे सकते हैं। इसी छूट का ही नतीजा था कि दिल्ली में 50% की बम्पर छूट पर ताबड़तोड़ शराब बेची गई। इसी कड़ी में अगला सवाल ये कि आखिर जब शराब नीति को लागू हुए करीब 1 साल होने वाला था, तो ऐसा कौन सा कारण रहा जिसके चलते मामला ईडी और सीबीआई तक पहुंच गया। तो चलिए दोस्तों, ये भी जान ही लेते हैं कैसे मामला पहुंचा ईडी के पास। जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि नवंबर 2021 में दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई, लेकिन हमने इस मामले में कई जानकारियां आपको नहीं बताई थी, जिस पर से हम अब धीरे धीरे पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो चलिए उठाते हैं बड़े राज से पर्दा। दोस्तों, बता दें कि पुरानी शराब नीति के तहत दिल्ली में शराब की 864 दुकानें थी, जिनमें से 475 सरकारी थी। लेकिन नई नीति के तहत सरकार शराब के कारोबार से पूरी तरह बाहर आ गई और शराब का कारोबार निजी हाथों में सौंपा गया। नई नीति आने से पहले 750 ml की एक बोतल पर शराब कारोबारी को 33.35 रुपये रिटेल मार्जिन मिलता था, लेकिन नई नीति के बाद 363.27 रुपये हो गया। इसी तरह पहले एक बोतल 550 रुपये में मिलती थी, जो बाद में बढ़ाकर 560 रुपये हो गई। इससे एक तरफ कारोबारियों की तो मोटी कमाई हुई, दूसरी तरफ शराब की बिक्री पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से होने वाली सरकार की कमाई तेजी से कम हो गई। पहले 530 रुपये की बोतल पर दिल्ली सरकार को 233.89 रुपये की एक्साइज ड्यूटी मिलती थी, लेकिन नई नीति के तहत सरकार ने होल सेल प्राइस पर एक्साइज ड्यूटी बोतल की कीमत की महज 1% कर दी, जिसके चलते शराब कारोबारियों को 530 रुपये की बोतल पर महज 1.88 रुपये ही एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ी, जबकि हर ग्राहक से इसी बोतल पर 30 रुपये लिए गए। ये सब देखते हुए 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। इसमें मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया गया।
आरोप लगा कि इससे लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचा और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। मुख्य सचिव ने आबकारी नीति 2021 और 22 के जरिए सरकारी खजाने को 580 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में इन 3 अहम बातों का भी जिक्र किया गया। पहली बात, सिसोदिया ने घूस और कमीशन के बदले लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। कोविड के बहाने शराब कारोबारियों को 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। दूसरी बात, एयरपोर्ट जोन में लाइसेंसधारियों को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी थी। तीसरी बात, विदेशी शराब की कीमतें तय करने का फॉर्मूला संशोधित किया। बियर पर 50 रुपए प्रति केस की एक्साइज ड्यूटी हटा दी गई। इससे होलसेलर के लिए विदेशी शराब सस्ती हो गई और सरकार की कमाई घट गई। इस रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिस पर अमल करते हुए 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर, 9 कारोबारी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। घोटाले में पैसों की हेराफेरी के भी आरोप थे, इसलिए ईडी भी इसमें शामिल हो गई। केस दर्ज करने के बाद सीबीआई और ईडी ने छापे मारे और गिरफ्तारियां शुरू की गई। मामले में ईडी और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि 2021 और 22 की आबकारी नीति की वजह से दिल्ली सरकार की कथित तौर पर 2,883 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह शुरू हुई थी शराब घोटाले की जांच, जो फिलहाल कम होती नहीं दिख रही है। अब अगला सवाल यह है कि आखिर जो घोटाला हुआ उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया गया। तो दोस्तों, इसका जवाब भी आपको देते हैं। घोटाले में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मामले में सैकड़ों करोड़ों का घोटाला हुआ तो पैसा कैसे, कहां और किसको बांटा गया। तो ये रही पैसे के लेन देन की इनसाइड स्टोरी। दावों के मुताबिक इस घोटाले में 338 करोड़ रुपए आप तक पहुंचे। एजेंसी 338 करोड़ रुपए की ट्रेल अदालत में पेश भी कर चुकी है। इतना ही नहीं, इस केस में आरोपी शराब कारोबारी समीर महेंद्रू ने बयान दिया कि आपके कम्युनिकेशन प्रभारी विजय नायर ने उसकी मुलाकात केजरीवाल से कराई थी। समीर के मुताबिक फेस टाइम ऐप के जरिए केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई। केजरीवाल ने विजय नायर को अपना आदमी बताया, जिसके बाद नई आबकारी नीति पर केजरीवाल के घर बैठक हुई थी, जिसमें मार्जिन प्रॉफिट 12% किया गया था। केजरीवाल की मंजूरी से ही मार्जिन प्रॉफिट बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, साउथ ग्रुप, जिसमें के कविता ओंगोल लोकसभा सीट से टीडीपी उम्मीदवार मंगूटा श्रीनिवासुलू रेड्डी, उनके बेटे राघव मंगूटा, बिजनेसमैन शरद चंद्र रेड्डी और अन्य शामिल हैं। इन लोगों ने दिल्ली में शराब के लाइसेंस के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। रिश्वत के इन्हीं पैसों में से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने अपने गोवा चुनाव अभियान के दौरान किया। वहीं जब गोवा वाली बात सामने आई तो गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए सर्वे वर्कर्स, एरिया मैनेजिंग और असेंबली मैनेजिंग का काम देखने वालों ने चंद्रप्रीत सिंह का नाम सामने आया। इन लोगों को चंद्रप्रीत ने ही पैसे दिए थे। काफी पैसे चैरिटी प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों को भी बांटे गए। चैरिट प्रोडक्शन वो कंपनी थी जिसे आपने गोवा चुनाव अभियान के लिए नियुक्त किया था। ये सभी दावे ईडी की तरफ से अपनी चार्जशीट में किए गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।